नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, मतलब अरावली के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश मतलब अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से जिले आते हैं, क्या विशेषता है, सब ठीक है। तो देखो, अरावली का उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि प्री कैम्ब्रियन काल कितना पुराना था। तो इसकी ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उद्भव हुआ, मतलब ये उत्पन्न हुई और उस समय मतलब ये इसकी आयु कितनी है, 650 मिलियन वर्ष, ठीक है, मिलियन वर्ष। तो 1 मिलियन में कितने वर्ष होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख साल, ठीक है, 10 लाख। तो अब देख लो, 10 लाख इंटू 650 वर्ष पुरानी, इतनी इसकी एज है। तो ये मतलब बहुत पुरानी है। इसका क्षेत्रफल पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% है और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है वो पूरे राजस्थान की 10% जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। और देखो, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जैसे गोंडवाना लैंड, रंगारा लैंड, 2 भाग थे ना, कि उनका कोलिजन हुआ, फिर इस प्रकार हुआ। जो पश्चिमी रेतीला जो शुष्क प्रदेश है, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, वो 33 महासागर का भाग है। समझ में आई वो घटना है ना। तो उस समय जो गोंडवाना लैंड और रंगारा लैंड थे, तो बताते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। किसकी? अरावली पर्वतीय प्रदेश की, मतलब अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो जैसे ये राजस्थान है पूरा पूरा, और इधर गुजरात है, इधर हरियाणा, दिल्ली। तो ये कहते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से, गुजरात का ब्रह्मखेड़ा से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ तक इसका विस्तार है। और जो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ हैं, उन्हीं पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। और देखो, इसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है टोटल, लेकिन कुछ भाग तो इस दिल्ली साइड रह जाता है और कुछ गुजरात में रह जाता है। तो 692 में से सिर्फ 550 किलोमीटर है वो राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान में सिरोही से लेकर खेतड़ी तक, ठीक है। अब इसका आकार कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो आकार है वो तानपुरे के समान है। तानपुरा एक तत्वाद्य यंत्र है, तो उस तानपुरे के समान इसका आकार है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। और इस अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, गुरु शिखर है, ठीक है। और कहते हैं कि इधर ये जैसे पूरा भारत माने यदि इसको, तो इधर आपके हिमालय में माउंट एवरेस्ट से लेकर और दक्षिण में अपने जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच पूरे भारत में बस यही एक चोटी सबसे ऊंची है। मतलब इन दोनों चोटियों के बाद ये है गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर। अब देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं? तो 7 जिले शामिल हैं। सिरोही हुआ, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। लेकिन इनके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर और झुंझुनू, इनका भी कुछ भाग इसमें शामिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेनली चलती तो इन जिलों में से गुजरती है, लेकिन इसके जो जैसे ऐसे अरावली है, अब इसकी कुछ पहाड़ियाँ इधर मिल जाएगी, कुछ इधर मिल जाएगी, तो वो भाग इनमें काउंट हो जाता है। समझ गए? अब इसका विभाजन अरावली को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब 3 भाग कौन कौन से? तो अरावली पर्वतीय प्रदेशों को दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में आएंगे आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। और मध्य अरावली में आएगा अजमेर। और उत्तरी अरावली में आएगा जयपुर, अलवर और दौसा। अब इसके बाद हम एक एक को पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा मैप में देख लो, ठीक है। तो ये आपका मैप, ठीक है। मैप में यहाँ पर सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर नहीं है ये काम एक। अब देखो, जैसे ये अजमेर है, ठीक है, यहाँ से ये राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और इधर ये जयपुर, दौसा और ये अलवर, ठीक है, ये वाला भाग है। तो इसके जो ये दक्षिण में है, तो दक्षिण में किया जाएगा राजसमंद और उदयपुर, सिरोही वगैरह, ये वाला भाग राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। मध्य अरावली में अजमेर आ जाएगा और इधर उत्तरी अरावली में अलवर और जयपुर और दौसा ये आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं। अब दक्षिणी अरावली में कौन कौन से आते हैं? तो सिरोही, राजसमंद और उदयपुर ये आते हैं दक्षिणी अरावली में।
और इस दक्षिणी अरावली को भी हमने दो भागों में बांट लिया, आबू पर्वत खंड और मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और भोराट का पठार। ठीक है, अब आबू पर्वत खंड कहाँ है? तो आबू पर्वत खंड है वो सिरोही जिले में है। ये पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। आबू पर्वत है वो 19 किलोमीटर तो लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार नुमा है, जो समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा है? 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और देखो ये 1360 मीटर ऊंचा उड़िया पठार पर स्थित है। कौन सा? ये पठार है वो जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, उड़िया पठार राज्य का सबसे क्या है? ऊंचा पठार है। ये मतलब ये 1360 मीटर ऊंचा उड़िया पठार पर स्थित है, जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है और जो कि माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो जेम्स टोड ने इसे, जो माउंट आबू गुरु शिखर है, इसे संतों का शिखर कहा है, गुरु शिखर को। ठीक है, अब यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी? गुरु शिखर है वो 1722 मीटर ऊंची सिरोही में, शेर है वो 1597 मीटर ऊंची सिरोही में, दलवाड़ा है दलवाड़ा ये 1442 मीटर ऊंची और सिरोही में है, जरगा ये 1431 मीटर उदयपुर में, अचलगढ़ 1380 सिरोही में, कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद में, ऋषिकेश 1017 सिरोही में, कमलनाथ 1001 उदयपुर में और सज्जनगढ़ 938 उदयपुर में। इसके अलावा सायरा 900 मीटर उदयपुर, लीलागढ़ 874 मीटर, नागपानी 867, डोरा पर्वत 869 और जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है वो जालोर में स्थित है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और आबू है वो 1295 सिरोही में, गोगुंदा 840, कोटड़ा 450, ऋषभदेव 400, रोजा भाकर 839, इसराना भाकर जारोला 588 मीटर। ये तीनों किस में है? जालोर में है। तो अब देखो ये इसको दो भागों में बांटा ना अपन ने दक्षिणी अरावली को, तो आबू पर्वत खंड के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये आबू पर्वत खंड हो गया। ठीक है, और ये मेवाड़ चट्टानी और भोराट का पठार ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार है ना, उसे कहते हैं भोराट का पठार। किसका पठार? भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठार भोराट का पठार कहलाता है। और ये है वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भोराट का पठार कौन सा है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। और लसाड़िया का पठार या लासड़िया का पठार ऐसे लिखा होता है, लसाड़िया सही है, लसाड़िया का पठार ये जयसमंद झील के पूर्व में है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में जयसमंद झील और उसके पूर्व साइड इस साइड लसाड़िया का पठार है। गिरवा किसे कहते हैं? गिरवा कहते हैं उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उनको कहते हैं गिरवा की पहाड़ी। मैसा का पठार है वो 620 मीटर ऊंचा है और इस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला किस पर? मैसा के पठार पर। इसके बाद में आड़ा वाला पर्वत है वो बूंदी की अरावली श्रेणियाँ, बूंदी में जो अरावली का भाग है, श्रेणियाँ आबू पर्वत खंड को स्थलाकृति की दृष्टि से ये ऐसे कर लेना, इनसेलबर्ग कहा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ तक ऐसे कर लेना। जो ये बूंदी में जो अरावली का भाग है ना, उस अरावली की जो श्रेणियाँ है, मतलब अरावली का भाग है, वहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह है वो, उसे तो कहते हैं आड़ा वाला पर्वत। और आबू पर्वत खंड को ये अलग लाइन है। ठीक है, ये फैक्ट अलग है। आबू पर्वत खंड को स्थलाकृति की दृष्टि से क्या कहते हैं? इनसेलबर्ग। सिवाना क्षेत्र की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होता है नाला या दरा क्या होता है कि दो पर्वतों के मध्य का जो तंग का मतलब होता है संकरा, पतला तंग मार्ग है, जो रास्ता है, मार्ग है, उसे क्या कहते हैं? नाल या दर्रा। अब इसके आगे है हाथीगुड़ा की नाल। अब ये दर्रे कौन कौन से हैं? मतलब दो पर्वतों के बीच में संकरे रास्ते कौन कौन से कहाँ पर है? तो हाथीगुड़ा नाल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग वो इसी हाथीगुड़ा नाल के पास में बना हुआ है। झीलवा की नाल या पगलिया की नाल कौन सी है? जो मारवाड़ से मेवाड़ आने का जो रास्ता है उसे झीलवा की नाल या पगलिया की नाल कहते हैं। सोमेश्वर की नाल ये पाली में है। और देशसूरी के पास में जो तंग दर्रा है उसे हम क्या कहते हैं? सोमेश्वर की नाल। ठीक है, देशसूरी के पास तंग दर्रा है, ये देशसूरी है पाली में और पाली के इधर उत्तर में है सोमेश्वर। ठीक है, दक्षिण में हाथीगुड़ा नाल और इधर उत्तर में है सोमेश्वर। ठीक है, दिवेर वे हल्दी घाटी दर्रा, ये दो दर्रे हैं, ये राजसमंद जिले में है। और अरावली में सर्वाधिक जो नाले राजसमंद में है। ठीक है,
मतलब अरावली में जो सर्वाधिक दर्रे है ना, दर्रे या नाल, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो राजसमंद में है। अब देखो देबारी दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल ये कहाँ कहाँ है? अब देखो ये उदयपुर है और उदयपुर के इधर गोगुंदा है, गोगुंदा से इधर चित्तौड़ है और इधर है पिंडवाड़ा और इधर है आमेठ और इधर है केवड़ा की नाल। ठीक है, एक सेकंड, केवड़ा की नाल नहीं, ऐसे इधर है आपका जयसमंद, जयसमंद। तो जयसमंद झील के इधर एक ये चीज़ हो रही, ये सारी की सारी देवबारी, हाथी, केवड़ा और फुलवारी ये सब कहाँ है? उदयपुर। अब देखो आमेठ और उदयपुर के बीच में तो है फुलवारी की नाल, उदयपुर और जयसमंद, इधर जयसमंद के पूर्व में ये क्या है? केवड़ा की नाल। गोगुंदा और चित्तौड़ के बीच में देबारी, देबारी दर्रा, गोगुंदा और पिंडवाड़ा के बीच में हाथी दर्रा, ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और बामली घाट और गोरम घाट दोनों ही कहाँ हैं? राजसमंद में। ठीक है, और इसी के साथ अपना जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है, जिसमें आपके उदयपुर, राजसमंद, सिरोही आते हैं, वो दक्षिणी अरावली है, वो अपनी हो जाती है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इस मध्य अरावली प्रदेश का। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।